वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी टेस्ट नंबर 297 लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम और या 4 सेकंड का टाइम आंसर देना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसी के पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं जो इससे पहला टेस्ट आया था। जनजातीय समाज के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय समाज कहा जाता था। जनजातीय समूह सामूहिक रूप से भूमि और चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे और जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विभिन्न किस्मों की ज़रूरतों के लिए कभी एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहे। देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि निर्भर नहीं रहे हों वो, तो गलत है ये वाला। दूसरा वाला करेक्ट है। जनजातीय समूह सामूहिक रूप से भूमि और चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे और उपमहाद्वीप में कई जो समाज थे वो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों एवं कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय समाज कहा जाता था। करेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड है इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, जनजातीय समूह संयुक्त रूप से सामूहिक रूप से भूमि और चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ इनका टकराव होता था। कई मायनों में जनजातियों ने अपनी आज़ादी और अलहदा संस्कृति को बचाए रखा। जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विभिन्न किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों समाजों को बदलने का काम किया। तो तीसरा वाला गलत है कि एक दूसरे पर निर्भर ही नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनजातियों के संदर्भ में नीचे दी गई सूचियों को आपस में मिलाइए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में भील जनजाति, कोली जनजाति, गोंड जनजाति और कोरागा जनजाति। अब कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, किस क्षेत्र में एलिमिनेट मतलब सुमेल कर दीजिए इनको। भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है मध्य भारत और पश्चिम में, तो इसको मिलाइए थर्ड से, ए का थर्ड। कोली जनजाति पाई जाती है कहाँ पर? महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ और कर्नाटक में, तो बी का फर्स्ट मिलाइए। गौड़ जनजाति कहाँ मिलेगी? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मिलेगी, तो सी का हो जाएगा 4। और कोरागा कहाँ मिलेगी? कोरागा मिलेगी दक्षिण भारत में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3, 1, 4, 2। तो भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी और 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे खेतिहर, यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, वेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा साथ ही महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बड़ी तादाद में फैले हुए थे। कोरागा, बेतर, मारवाड़ जनजातियों की दक्षिण भारत में विशाल आबादी थी। तो भील हो गए पश्चिम भारत में, कोली कर्नाटक, महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, कोरागा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, गोंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, कोरागा पश्चिमी भारत मध्य भारत। नहीं, भील कहाँ पर हो गई? पश्चिम भारत और मध्य भारत। और कोली हो गई कर्नाटक मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ, गोंड हो गई मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और कोरागा हो गया दक्षिण भारत। अब सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोंड जनजाति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि कौन सा सही है। देखिए, गोंड जनजाति या गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे तथा वे स्थानांतरीय कृषि करते थे। स्थानांतरित कृषि सबको पता होगा, झूम कृषि या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं। एक स्थान से कृषि करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, गोंड जनजाति कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी तथा प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। बिल्कुल, यहाँ पर दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्यकालीन गोंड समाज के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन व कारण पर विचार कीजिए। अगर व्याख्या करेगा तो यह होगा, दोनों सही है, व्याख्या करेगा तो फर्स्ट होगा, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करेगा तो ये होगा, कोई गलत है तो ये होगा, कोई सही है गलत है तो ये फिर से। चलिए
तो कथन क्या कहता है? मूलतः बराबरी वाला गौंड समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। इसका कारण क्या है? गौंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। अब देखिए, ऊपर का स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है, नीचे का स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है। सही ऊपर का भी है, सही नीचे का भी है, क्योंकि गौंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी थी और मूलतः बराबरी वाला गौंड समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। तो फिर दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की स्पष्टीकरण ये नहीं करता, कारण कथन की व्याख्या नहीं करता, तो बी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए, गौंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी थी। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गौंड राज्य गौंड सरदारों पर हावी होने लगे और बड़े बड़े गौंड राज्यों के उदय ने समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मणों ने गौंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गौंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में समान मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कंटगा के गौंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। अब है क्वेश्चन नंबर 5। 11वीं और 12वीं सदी के जनजातियों से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला स्टेटमेंट है 11वीं और 12वीं सदी की जनजातियों के संबंध में कुछ जनजातीय परिवार शासक वर्ग में शामिल हो गए और कई के कुल राजपूत मान लिए गए। सेकंड स्टेटमेंट है पंजाब हो गया, सिंध हो गया, उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया। इस्लाम को अपनाने वाले इन जनजातीय क्षेत्रों में हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक व्यवस्था को बड़े पैमाने में स्वीकार किया गया। तो पहला तो करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, ये गलत है। ये तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है ना कि बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया, तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए यहाँ पर। जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा, केवल 1 और 2 होगा। इसका सी ए हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच राजपूत गोत्र की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। ये हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई के कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो गए। पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सरहद की शक्तिशाली जनजातियों ने, जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था, वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे और सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। तो स्वीकार नहीं की गई। क्वेश्चन नंबर 6 है अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक किसे माना जाता है? बताइए, किसको कहा जाता है पाइक अहोम राज्य के अंतर्गत? देखिए, सैनिक नहीं है, शिल्पकार नहीं है, श्रमिक नहीं है, ये हैं बुनकर। तो अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था और राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता वे क्या कहलाते थे? पाइक कहलाते थे। और अहोम राज्य में एक जनगणना की गई। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। एक तरह से दास हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 है कौन सी जनजाति के लोगों ने 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया तथा 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए? ये अहोम ही थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, अहोम समाज ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कई जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया था और एक बड़े राज्य का निर्माण किया। इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया और 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूदों और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए अहोम। क्वेश्चन नंबर 8 है अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? गांव, प्रांत, कुल या राज्य? तो प्रांत नहीं था, गांव नहीं था, राज्य नहीं था, ये था कुल। खेल का मतलब क्या है? कुल।
तो अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहते थे। एक खेल में नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसानों को अपने गांव समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अहोम समाज के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा करेक्ट है। देखिए, अहोम में सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे और अहोम समाज एक रूढ़िवादी समाज था जो कवियों एवं विद्वानों को कोई प्रोत्साहन नहीं देता था। देखिए, पहला तो करेक्ट है, दूसरा गलत है, क्योंकि कवियों और विद्वानों को प्रोत्साहित किया है अहोम समाज ने, तो गलत है। सेकंड वाला स्टेटमेंट नकारता है अहोम की व्याख्या को, केवल एक सही है। तो कथन 1 सत्य है लेकिन 2 गलत है, क्योंकि अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में भूमि दी जाती थी अहोम के द्वारा और नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण संस्कृतियों को स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था और बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति को अपने पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया था। तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है भारत में? बताइए। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? कोली, भील, जौनसारी या फिर गोंड? देखिए, इसका उत्तर गोंड नहीं है, कोली भी नहीं है, जौनसारी भी नहीं है। इसका उत्तर है भील जनजाति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी जनजातियों की आबादी भारत में रहती है और भारत में संविधान द्वारा चिन्हित की गई जनजातियों को अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है, जिनकी अपनी अलग अलग परंपराएं और संस्कृतियां हैं। भारत के सभी राज्यों में अधिसूचित की गई अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 705 है। यदि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है, भील। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में भील जनजाति की संख्या कितनी है? 1,16,908,907 कितना हो गया? 1,69,08,907 क्या है टोटल भील। और इनमें अगर देखा जाए कुल जनसंख्या में पुरुष कितने हैं? 86,20,117 और महिलाएं कितनी हैं? 84,50,932। तो देखा जाए तो बिल्कुल बराबर जैसे रेशियो है, 2 लाख का अंतर है। तो 10 प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट थे। ये इसका पार्ट 2 था। पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। तो कितने 20 प्रश्न हो गए ना, अच्छे से इनका रिवीजन कर लेना। धन्यवाद।